Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 4 के 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा चैप्टर 4 का 3rd वीडियो है। इस वीडियो में हम डिक्शनरीज स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है। देन हम डिक्शनरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। देन हम स्टडी करेंगे कि हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद अगर हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहें तो हम उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। देन हम डिक्शनरी पे मेंबरशिप ऑपरेशन परफॉर्म करा के देखेंगे। देन हम देखेंगे कि डिक्शनरीज किस तरीके से म्यूटेबल होती हैं। देन हम डिक्शनरी पे ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। देन हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को डिलीट करना सीखेंगे एंड इन द लास्ट एज यूजुअल हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी एक डेटा टाइप है जो कि मैपिंग डेटा टाइप के ही अंदर आती है। स्टूडेंट्स, जब हमने डेटा टाइप स्टडी किया था तब हमने मैपिंग और डिक्शनरी के बारे में भी स्टडी किया था। डिक्शनरी में मैपिंग होती है सेट ऑफ कीज़ और सेट ऑफ वैल्यूज़ के बीच में। डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं और ये डेटा का अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती हैं। डिक्शनरी में जो एक आइटम होता है वो की और वैल्यू के पेयर से मिलके बना होता है। की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके कंसेक्यूटिव आइटम्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमास का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया है कि डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती हैं आइटम्स का। तो जब हम डिक्शनरी से डेटा को रिट्रीव करते हैं या एक्सेस करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी ऑर्डर में डिस्प्ले होगा जिस ऑर्डर में हमने डिक्शनरी को क्रिएट करते हुए लिखा था। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी की क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है हमारा अनऑर्डर्ड सेट। स्टूडेंट्स, जो डिक्शनरी होती है वो आइटम्स का अनऑर्डर्ड सेट होती है। यानी जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो हम कुछ उसमें आइटम्स देते हैं, कुछ कीज़ और कुछ वैल्यूज़ हम देते हैं, और जब हम डिक्शनरी को प्रिंट कराते हैं तो जो हमारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही है, यानी जो हमारा की वैल्यू पेयर डिस्प्ले हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी ऑर्डर में डिस्प्ले होगा जिस ऑर्डर में हमने डिक्शनरी में क्रिएट करते टाइम लिखा था। ये इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि जो डिक्शनरी है वो अनऑर्डर्ड सेट होती है। इसीलिए जब भी हम डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसके आइटम्स उसी ऑर्डर में डिस्प्ले हों जिस ऑर्डर में हमने डिक्शनरी को क्रिएट करते टाइम लिखा था। सेकंड है नॉट अ सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, डिक्शनरी एक सीक्वेंस नहीं होती है। पाइथन में 3 सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। और जो सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं इनमें पाइथन इंटरनली एक इंडेक्स वैल्यू असाइन करता है, लेकिन डिक्शनरी जब हम क्रिएट करते हैं तो इसके आइटम्स को कोई भी इंडेक्स वैल्यू असाइन नहीं होती है। और क्योंकि डिक्शनरी के आइटम्स को कोई भी इंडेक्स वैल्यू असाइन नहीं होती है तो इनके आइटम्स को एक्सेस करने के लिए हम कीज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स बाय कीज़ नॉट नंबर्स। जैसे मैंने आपको अभी बताया स्टूडेंट्स की जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो थ्रू कीज़ होती है, ना कि इंडेक्सेस, क्योंकि पाइथन डिक्शनरी में कोई भी इंडेक्सिंग नहीं करता है। तो इसीलिए इसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो थ्रू कीज़ होती है, ना कि नंबर से। नेक्स्ट हमारा है कीज़ मस्ट बी यूनिक। स्टूडेंट्स, जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम जो भी कीज़ दे रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए। अगर हम कीज़ को डुप्लीकेट करेंगे, यानी कि हम डुप्लीकेट कीज़ देंगे तो हमारी डिक्शनरी क्रिएट नहीं होगी और एरर डिस्प्ले होगी। तो जब भी डिक्शनरी क्रिएट करें तो उसमें कीज़ को यूनिक ही रखें। नेक्स्ट है म्यूटेबल। स्टूडेंट्स, जो डिक्शनरीज होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, यानी जब हम डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम डिक्शनरी में कुछ चेंजेस करें तो भी हम डिक्शनरी में चेंजेस कर सकते हैं।
ये चेंजेस भी दो तरीके के हो सकते हैं कि या तो हम डिक्शनरी में कोई नया आइटम ऐड कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, और या फिर हम किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं तो ये भी डिक्शनरी में पॉसिबल है। नेक्स्ट है इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग। स्टूडेंट्स, जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और उसमें हम की वैल्यू पेयर देते हैं, तो जब ये इंटरनली स्टोर होता है तो जो हमारी की होती है उसको वैल्यू से एसोसिएटेड करने के लिए पाइथन एक हैश फंक्शन का यूज़ करता है, जिससे वो की और वैल्यू को एसोसिएट कर पाए। तो यही जो प्रोसेस होती है की को वैल्यू से एसोसिएट करने की, इसी को हम मैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, यानी हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम डिक्शनरी के आइटम्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, और इनके आइटम्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी की स्टार्टिंग और एंड को बताते हैं कि हमारी डिक्शनरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे उसका एंड होगा। डिक्शनरी में जो भी आइटम्स होते हैं वो की वैल्यू के पेयर में होते हैं, और की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम कीज़ बनाते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी कीज़ हैं वो यूनिक होनी चाहिए और वो म्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए, यानी वो नंबर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर टपल भी हो सकती हैं। लेकिन जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिपीट भी हो सकती हैं, और वो किसी भी टाइप की यानी किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। चलिए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कि हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करेंगे। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्शनरी नेम। यहाँ पे आप अपनी डिक्शनरी का नेम देंगे, दिस इज़ अप टू यू, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। देन हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है, देन कर्ली ब्रेसेस हमने स्टार्ट किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसके आइटम्स हैं उसको हमने की एंड वैल्यू के पेयर में लिखा हुआ है, और की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया गया है, जबकि इसके आइटम्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की हुई है जिसका नाम है पाईडिक्ट, और देन हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। देन हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर दो आइटम्स को क्रिएट किया है। ये दो आइटम्स हैं हमारे 1 कॉलन एप्पल, इसमें 1 हमारी की होगी और एप्पल इसकी वैल्यू होगी। देन हमने कॉमा लगाया है आइटम्स को सेपरेट करने के लिए। देन सेकेंड आइटम है हमारा 2 कॉलन 1 प्लस, यहाँ पे 2 हमारी की होगी और 1 प्लस इसकी वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरीज। स्टूडेंट्स, डिक्शनरीज को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। चलिए इनमें से कुछ मेथड्स को हम देख लेते हैं कि हम किस किस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी। इस मेथड में जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के टाइम पे ही हम उसके एलिमेंट्स को भी स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की हुई है एम्प्लॉय, देन मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है, देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने इसके एलिमेंट्स को लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक नोट भी दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ वी ट्राई टू गिव अ म्यूटेबल टाइप एज की पाइथन विल गिव यू एन एरर। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि जो हमारी कीज़ होती हैं डिक्शनरी की वो इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए, वो म्यूटेबल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने वो प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाया है। यहाँ पे मैंने एक dict1 क्रिएट करने की कोशिश की है और इसमें मैंने की दी थी जो कि एक लिस्ट है 2,3 की। जैसे ही हम इस डिक्शनरी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एक एरर थ्रो होती है, और एरर क्या है हमारी अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारी कीज़ होती हैं वो इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए, म्यूटेबल टाइप की नहीं होनी चाहिए। लिस्ट म्यूटेबल होती है, इसीलिए यहाँ पे एरर जनरेट हो रही है। सेकंड मेथड है हमारा एडिंग की वैल्यू पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। यानी हम क्या करेंगे इस मेथड में, सबसे पहले हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और देन 1 बाय 1 डिक्शनरी में हम एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा है एम्प्लॉय इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखे हुए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दी हुई है।
तो जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। या फिर एक और मैंने आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एम्प्लॉय इक्वल टू डिक्ट, यानी ये हमारा डिक्ट फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ करके आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमने एम्प्टी डिक्शनरीज क्रिएट की हैं उसमें हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है डिक्शनरी, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की इक्वल टू वैल्यू। इसमें डिक्शनरी हमारी डिक्शनरी का नेम है जो कि हमने प्रेजेंट टाइम पे एम्प्लॉय ली हुई है। देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम की लिखेंगे जो भी हमें प्रेजेंट टाइम पे आइटम की देनी है। देन इक्वल या असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके हम उसकी वैल्यू देंगे। जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे वैसे ही आपकी डिक्शनरी में एक एलिमेंट स्टोर हो जाएगा यानी ऐड हो जाएगा। तो आप इस सिंटैक्स का यूज़ करके जितनी भी एलिमेंट्स स्टोर करना चाहते हैं, जितने भी एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, आप उतने एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों ही मेथड्स को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप से डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कि जब हम डिक्शनरी क्रिएट करें उसी टाइम पे हम उसके एलिमेंट्स को स्पेसिफाई कर दें। इसके लिए मैं डिक्शनरी ले रही हूँ एम्प्लॉय। ये हमारी डिक्शनरी का नेम है। देन मैंने इक्वल ऑपरेटर यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। देन हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस का डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। हम इसके आइटम्स को, इसके एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। देन यहाँ पे मैं दे रही हूँ की, जो कि मैंने प्रेजेंट टाइम पे ली है नेम, ये हमारी की है। देन हम कॉलन का यूज़ करते हैं और इसके आगे हम इसकी वैल्यू देते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम पे मैं दे रही हूँ जॉन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारा 1 एलिमेंट है जिसमें नेम हमारी की है और जॉन उसकी वैल्यू है, और की एंड वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। देन अगर मुझे नेक्स्ट एलिमेंट देना है तो हम कॉमा का यूज़ करेंगे। देन मैं दे रही हूँ सैलरी, और यहाँ पे मैंने सैलरी दी है 40,000। तो यहाँ पे सैलरी की होगी और ये उसकी वैल्यू होगी, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने कॉलन का यूज़ किया है। देन हम कॉमा का यूज़ करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट देने के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा, नेक्स्ट की है हमारी एज। देन मैंने लिखा है कॉलन, और देन मैंने एज लिखी है 25। यहाँ पे एज की है और 25 उसकी वैल्यू है। तो जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी होगी जिसमें हमारे 3 एलिमेंट हैं, 1 2 एंड दिस वन इज़ 3। तो डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखते हैं। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। देन हम अपनी डिक्शनरी का नेम देंगे। तो इस तरीके से हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है हमारा कि पहले हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करें और देन 1 बाय 1 हम उसमें एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाएं। तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है, मैंने लिखा है अपनी डिक्शनरी का नेम एम्प्लॉय, देन हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, और देन मैंने कर्ली ब्रेसेस की स्टार्टिंग दी है और ओपनिंग दी है, यानी यहाँ पे एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हमारी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। यह हमारे पास सेकंड मेथड होता है डिक्ट फंक्शन। इसके लिए हम अपनी डिक्शनरी का नेम देंगे। मैंने दिया है एम्प्लॉय 1 क्योंकि हम यहाँ पे एम्प्लॉय ऑलरेडी ले चुके हैं, और यहाँ पे मैंने दिया है डिक्ट, जो कि हमारा डिक्ट फंक्शन होता है। और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे ये भी हमारी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, आप इन दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ करके एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद हम 1 बाय 1 इनमें एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। चलिए एलिमेंट्स को ऐड करके देखते हैं। मैंने ली है अपनी पहली डिक्शनरी एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम देंगे अपनी की का नेम, जो कि मैं दे रही हूँ नेम।
और यहाँ पे आप दे सकते हैं नेम, जो भी आपको नेम देना है वो, यानी ये इसकी वैल्यू होगी, नेम हमारी की होगी और ये सैम उसकी वैल्यू होगी। तो ये हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है इस डिक्शनरी में। हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट एम्प्लॉय। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारी डिक्शनरी में एक एलिमेंट ऐड हो चुका है। चलिए अब हम इसमें एक और एलिमेंट ऐड करा के देखते हैं। मैंने दिया है एम्प्लॉय और यहाँ पे हम नेम देंगे अपनी की का। मैंने दिया है सैलरी और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देंगे, मैंने दी है 30,000। अब हम डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय डिक्शनरी में 2 एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकेंड वन इज़ दिस। चाहे लिस्ट हो चाहे आपकी डिक्शनरी हो, अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं या आप सिंपली उसका नेम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए थर्ड मेथड है क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर। इस मेथड में हम डिक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं और हर बार हम आइटम को क्रिएट करने के लिए उसका नेम यानी उसकी की और वैल्यू एक पेयर ज़रूर देते हैं। इस मेथड से भी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर एज कीवर्ड आर्गुमेंट टू डिक्ट, यानी डिक्ट फंक्शन। डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं और इसमें जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो डिक्ट फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट हम आइटम्स को देते हैं। स्टूडेंट्स आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है एम्प्लॉय इक्वल डिक्ट, ये हमारा फंक्शन है और इसमें पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा है सैलरी इक्वल 30,000, एज इक्वल 32 एंड नेम इक्वल जॉन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो भी आइटम्स दिए हैं वो हमने इक्वल का यूज़ करके दिए हुए हैं और जो ये सैलरी है, एज है और ये जो नेम है, इनको हमने कोटेशंस के अंदर नहीं लिखा है। जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो पाइथन ही ऑटोमेटिकली इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। जो भी हमने आर्गुमेंट दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी, एज और नेम, इन तीनों को ही वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। सेकंड मेथड है हमारा स्पेसिफाई कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स। इसमें हम एक्चुअल जो भी हमने डिक्शनरी बनाने सीखी थी उसमें हम की वैल्यू पेयर जैसे देते थे, सेम एज इट इज़ ही हम यहाँ पे देंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा है एम्प्लॉय इक्वल, देन हमने डिक्ट फंक्शन का यूज़ किया है, देन हमने इस पैरेंथेसिस के अंदर पूरी डिक्शनरी के जो भी आइटम्स हैं उनको लिखा है और इनको हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। यहाँ पे हमने आइटम्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया है, जबकि की वैल्यू पेयर को सेपरेट करने के लिए हमने कॉलन का यूज़ किया है। थर्ड मेथड है हमारा स्पेसिफाई कीज सेपरेटली एंड कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू सेपरेटली। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम जिप फंक्शन का यूज़ करते हैं और जो हमारी कीज़ हैं उनको हम सेपरेटली डिफ़ाइन करते हैं और जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको हम सेपरेटली डिफ़ाइन करते हैं। जिप फंक्शन क्या करेगा, जब आप इस डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो जैसे हमारी एक्चुअल डिक्शनरी प्रिंट होती है की वैल्यू के पेयर में, ये बिल्कुल वैसे ही प्रिंट होगी। तो इसका मेथड देख लेते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं। मैंने लिखा है एम्प्लॉय इक्वल डिक्ट, ये हमारा डिक्ट फंक्शन है। देन पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा है जिप, ये जिप फंक्शन है और इसमें हमने लिखा हुआ है सैलरी, एज एंड नेम, ये तीनों ही हमारी कीज़ हैं। देन हमने कॉमा का यूज़ किया है और देन हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं 30,000, 32 एंड जॉन, जिसमें 30,000 सैलरी को बिलोंग करती है, एज 32 को बिलोंग करती है और नेम जॉन को बिलोंग करेगी। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये बिल्कुल हमारी एक्चुअल डिक्शनरी की तरह ही प्रिंट होगी। फोर्थ मेथड है हमारा स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर्स सेपरेटली इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। इस मेथड में स्टूडेंट्स ये होता है कि जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो हम डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स या आइटम्स बनाते हैं वो हम एक
लिस्ट या फिर एक टपल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की हुई है एम्प्लॉय, देन मैंने इक्वल लगाया है, देन हमने डिक्ट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है और डिक्ट फंक्शन के अंदर हमने एक लिस्ट ली हुई है। आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स देख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ये बता रहा है कि ये एक लिस्ट है और फिर लिस्ट के अंदर हमने सेपरेट 3 लिस्ट और ली हुई हैं। फर्स्ट लिस्ट में हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, सैलरी एंड 30,000, देन एज कॉमा 32, देन नेम कॉमा जोन। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिस्ट का यूज़ करके एक डिक्शनरी को क्रिएट किया है। चलिए इन चारों के चारों मेथड्स को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये क्या। थर्ड मेथड है कि हम डिक्शनरी क्रिएट करें और क्रिएट करते टाइम हम उसमें नेम एंड वैल्यू पेयर दें। तो ये नेम एंड वैल्यू पेयर देने के लिए हम डिक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं और इन नेम और वैल्यू पेयर को हम डिफरेंट टाइप से दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके हम डिक्शनरी जब क्रिएट करते हैं तो उसमें हम जो की और उसकी जो वैल्यूज़ देते हैं उनको हम एज अ आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने डिक्शनरी का नेम दिया है dict1 और मैंने यहाँ पे लिखा है डिक्ट फंक्शन और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम इसके सारे एलिमेंट्स को देंगे। तो सबसे पहले मैंने दिया है सैलरी इक्वल 30,000, देन मैंने दिया है एज इक्वल 32, देन मैंने दिया है नेम इक्वल जॉन। और जैसे ही स्टूडेंट्स आप एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे D1 डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी होगी। आप चाहे तो इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं, डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो हमने एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो डिक्ट फंक्शन के एज अ आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने ये कीज़ दी हुई हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप की हैं, उनको हमने कोटेशंस के अंदर नहीं लिखा है। तो डिक्ट फंक्शन इनको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, जबकि हमने इनको कोटेशंस के अंदर। चलिए अब इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने ली है dict2 यानी डिक्शनरी 2 और यहाँ पे मैंने लिया है डिक्ट फंक्शन और यहाँ पे जब हम डिक्शनरी क्रिएट कराएंगे तो हम उनको कर्ली ब्रेसिस के अंदर देंगे। अब यहाँ पे जब हमें ये वाली डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी, सेम यही डिक्शनरी जब हमें क्रिएट करनी होगी तो ये जो कीज़ होंगी इनको हमें कोटेशंस के अंदर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं होता है। तो मैंने दिया है सैलरी, ये हमारी की है, देन कॉलम और ये 30,000, देन हमने दी है एज, देन कॉलम, इसकी वैल्यू है 32, देन हमारी की है नेम, देन कॉलम और देन इसकी वैल्यू है जॉन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें हमने जो वैल्यूज़ दी हैं, जो हमने आइटम्स दिए हुए हैं उनको हमने एज अ आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, इसीलिए हमें उनको कोटेशंस में रखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब हमने यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं तो उनको हमने कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखा है, यानी हमने उसको एज अ डिक्शनरी दिया है। तो जब हम उसको एज अ डिक्शनरी देंगे तो हमें इनकी कीज़ को कोटेशंस के अंदर रखना पड़ेगा। तो आप एंटर की प्रेस करेंगे, जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे D2 डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी होगी। आप इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे D2 डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट मेथड है हमारा zip फंक्शन का यूज़ करके। हम डिक्ट फंक्शन के साथ zip फंक्शन का यूज़ करके भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिया है D3 जो कि हमारी डिक्शनरी का नेम है, देन मैंने यूज़ किया है डिक्ट फंक्शन। सो स्टूडेंट्स आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि जब आप ये पैरेंथेसिस दे रहे हैं तो ये करेक्ट होनी चाहिए। देन मैंने यूज़ किया है ज़िप और ज़िप फंक्शन के लिए भी हम पैरेंथेसिस लगा देंगे। देन ज़िप फंक्शन के अंदर हम
कीज देंगे और उनकी वैल्यूज़ देंगे। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ सैलरी, जो कि हमारी फर्स्ट की होगी। देन मैंने दिया है एज, जो कि हमारी सेकंड की होगी। और देन मैंने दिया है नेम, जो कि थर्ड की होगी। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो ये ज़िप फंक्शन है ये सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, तो हमें यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस लगाने होंगे। ये, और यहाँ पे हम कॉमा लगा के फिर से एक और पैरेंथेसिस के अंदर हम इन कीज़ की वैल्यूज देंगे। तो सैलरी हमने दी है 30,000, एज हमने दी है 25 एंड नेम हमने दिया है जॉन। तो हम एंटर की प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे क्या ये ज़िप फंक्शन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, यहाँ पे हम एक पैरेंथेसिस के अंदर कीज़ देते हैं और देन हम सेकंड पैरेंथेसिस के अंदर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देते हैं। यहाँ पे जो सैलरी की है उसकी वैल्यू होगी 30,000, देन एज की वैल्यू होगी 25, देन नेम की वैल्यू होगी जॉन। चलिए अब T3 को प्रिंट करा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये नॉर्मल डिक्शनरी की तरह ही क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप ज़िप फंक्शन का यूज़ करके डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा कि हम डिक्ट फंक्शन में जो आइटम्स दें उनको हम लिस्ट या फिर एज अ टपल दे सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम यूज़ करके देखते हैं। मैंने डिक्शनरी दी है D4 और यहाँ पे मैंने लिखा है डिक्ट फंक्शन, देन मैंने पैरेंथेसिस लगाए हैं और इसके अंदर हम देंगे एक लिस्ट। तो इसलिए हमने लिस्ट का सिंबल भी लगा लिया, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट होता है। देन हम इसमें जो एलिमेंट्स देंगे वो भी लिस्ट होंगी। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, मैंने दिया है सैलरी, कॉमा 30,000। देन हमारा सेकंड एलिमेंट ये भी एक लिस्ट होगा और यहाँ पे मैंने दिया है एज, कॉमा 25। देन हमारा थर्ड एलिमेंट होगा, ये भी एक लिस्ट है और मैंने दिया है नेम, और नेम मैंने दिया है यहाँ पे जॉन। और हम प्रेस करेंगे एंटर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये डिक्शनरी भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए डिक्ट फंक्शन में मैंने लिस्ट को पास किया है। आप अगर यहाँ पे चाहें तो आप टपल्स को भी पास करा के डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस D4 को प्रिंट करा के देख लेते हैं। मैंने दिया है D4 और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की इस लिस्ट की हेल्प से हमारी डिक्शनरी भी क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइप से डिक्शनरीज क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारे मेथड्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेसिंग आइटम्स इन अ डिक्शनरी। हमने डिक्शनरी को क्रिएट करना सीख लिया है कि हम मल्टीपल वेज से डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने की। तो चलिए देखते हैं कि हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम डिक्शनरी में जो कीज़ दी हुई होती हैं उनका यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लिस्ट भी पढ़ चुके हैं। लिस्ट में जब हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता था तो हम उसकी रिलेटिव पोजीशन यानी इंडेक्सेस का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम की का यूज़ करते हैं। इसके लिए सिंटेक्स है डिक्शनरी नेम और पैरेंथेसिस के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे की। उस की को आप लिखेंगे जिसके एलिमेंट यानी जिसकी वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दिया है D1 और यहाँ पे मैंने D1 डिक्शनरी क्रिएट की है और इसमें मैंने एलिमेंट्स दिए हुए हैं मोहन, ये की है। देन यहाँ पे 95 मोहन की वैल्यू होगी। देन हमारी सेकंड की है राम और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी 89। देन थर्ड की है सुहेल और इसकी वैल्यू है 92।
देन हमारी फोर्थ की है संगीता और इसकी वैल्यू है 85। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस पे एक्सेसिंग करके देखते हैं कि हम कैसे इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया है D1 और देन मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है राम। राम यहाँ पे हमारी क्या है, की है। तो जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो राम की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि प्रेजेंट टाइम पे 89 है। देन हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है D1, देन हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है संगीता। जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, संगीता की से कोरिस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि प्रेजेंट टाइम पे 85 है। अगर हम किसी ऐसी की का यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफाई नहीं की है हमने, तो एरर जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया है D1 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है श्याम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एरर जनरेट होगी क्योंकि हमारे डिक्शनरी में कोई भी श्याम नेम की नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे भी एक ध्यान देने वाली बात है। मैं आपको ये चीज़ पहले बता चुकी हूँ कि जो डिक्शनरीज़ होती हैं वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती हैं डेटा का। जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो की से बिलोंग करती हैं। तो जो हमारी कीज़ हैं वो हमेशा उस वैल्यू को ही बिलोंग करेंगे जो वैल्यू हमने उसमें डिफ़ाइन की है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल हम अपनी डिक्शनरी 1 को ही देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 कीज़ यानी 4 की वैल्यू पेयर मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पे मोहन फर्स्ट नंबर पे है। अगर हम इसको सबसे लास्ट पे भी लिख देंगे तो जब भी हम मोहन की का यूज़ करेंगे वो 95 वैल्यू को ही बिलोंग करेगा। राम जो है वो हमेशा 89 वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स, आप लिस्ट भी पढ़ चुके हैं। लिस्ट में एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम उनकी इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक लिस्ट बनाई है और उसमें मैंने आइटम्स स्टोर कराए हैं 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे 1 की इंडेक्स होगी 0, 2 की इंडेक्स होगी 1 एंड 3 की इंडेक्स होगी 2। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इसके जो हमारे ये आइटम्स हैं उनके सीक्वेंस को अगर हम डिफरेंट कर दें, यानी अगर हमारी जो वैल्यूज़ हैं अब वो प्रेजेंट टाइम पे हम उनको 3, 2, 1 कर देते हैं, तो इन आइटम्स की इंडेक्सेस भी चेंज हो जाएंगी। अब 3 की इंडेक्स 0 हो जाएगी, 2 की इंडेक्स 1 हो जाएगी एंड 1 की इंडेक्स 2 हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पहले से डिक्शनरी क्रिएट की हुई है D1 और इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हुए हैं 4। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, इसकी की है मोहन और इसकी वैल्यू है 95। देन की है हमारी राम और इसकी वैल्यू है 89। देन की है हमारी सुहेल और इसकी वैल्यू है 92। देन की है हमारी संगीता और इसकी वैल्यू है 85। चलिए अब हम इनके एलिमेंट्स को एक्सेस करके देखते हैं। मैंने दिया है अपनी की का डिक्शनरी का नेम। देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम की का नेम देंगे। मैंने दिया है मोहन, जो कि हमारी ये वाली की है। और आप जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इस की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मैंने दिया अपनी डिक्शनरी का नेम, देन कोटेशंस के अंदर हम देंगे अपनी की का नेम। मैंने यहाँ पे दिया है सुहेल। और आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो इस की के एसोसिएटेड जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि प्रेजेंट टाइम पे 92 है। वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने दिया है D1 और यहाँ पे मैं दे रही हूँ राम। जो राम तो प्रेजेंट है, मैंने दिया है यहाँ पे श्याम। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम किसी ऐसी की का यूज़ करते हैं, हम किसी ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे एरर शो होती है। यहाँ पे मैंने श्याम की का यूज़ किया था, जो कि हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इस तरीके की कोई भी की देते हैं तो एरर थ्रो होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेसिंग कीज़ और वैल्यूज साइमल्टेनियसली। डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद हम अगर डिक्शनरी से सिर्फ कीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर हम डिक्शनरी से सिर्फ वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम डिक्शनरी से कीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए सिंटेक्स होता है स्टूडेंट्स डिक्शनरी डॉट
कीज़ क्या है, हमारा फंक्शन है, और डिक्शनरी यहाँ पे हमारी डिक्शनरी का नेम होगा, देन हम डॉट लगाएंगे और देन हम कीज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी ली हुई है डिक्ट3 और इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं मोहन 95, राम 89, सुहेल 92 एंड संगीता 85। देन मैंने दिया है डिक्ट3 डॉट कीज़। जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो डिक्ट3 में जो भी हमने कीज़ दी हुई है वो सारी कीज़ हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। सेकंड है हमारा वैल्यूज़ को एक्सेस करना। अगर हम वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंटैक्स होता है डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़। यहाँ पे वैल्यूज़ हमारा फंक्शन है और डिक्शनरी हमारी डिक्शनरी का नेम होगा। इसके लिए भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने सेम एग्जांपल लिया हुआ है डिक्ट3 का, और यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हैं मोहन 95, राम 89, सुहेल 92 एंड संगीता 85। देन हम स्टेटमेंट लिखेंगे डिक्ट3 डॉट वैल्यूज़। जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो डिक्ट3 में जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने इसकी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो चुकी हैं 95, 89, 92 एंड 85। स्टूडेंट्स, अगर हम डिक्शनरी की सभी कीज़ को या सभी वैल्यूज़ को एक साथ देखना चाहते हैं तो हम उसके लिए कीज़ और वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कीज़ फंक्शन का यूज़ देख लेते हैं। कीज़ फंक्शन का यूज़ करके हम डिक्शनरी की कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले देंगे अपनी डिक्शनरी का नेम, देन डॉट, और देन हम यूज़ करेंगे कीज़ फंक्शन। तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो D1 जो हमारी D1 डिक्शनरी है इसमें जो भी हमने कीज़ दी हुई हैं वो सब हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस डिक्शनरी में हमारी 4 कीज़ थी, मोहन, राम, सुहेल एंड संगीता। तो ये 4 कीज़ हमारे सामने डिस्प्ले हो चुकी हैं। सेम ऐसे स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पाइथन में वैल्यूज़ फंक्शन होता है। इसको यूज़ करने के लिए हम पहले डिक्शनरी का नेम देंगे, देन हम वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे और आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे सामने इस डिक्शनरी में जो भी हमने वैल्यूज़ दी हुई हैं वो डिस्प्ले हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है मेंबरशिप ऑपरेशन। डिक्शनरी में हम मेंबरशिप ऑपरेशन को भी परफॉर्म करा के देख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 ऑपरेटर्स होते हैं, इन एंड नॉट इन। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इन मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जो कि चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर की डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर की डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। इसमें हमने डिक्शनरी क्रिएट की हुई है डिक्ट1, देन हमने इस पे मेंबरशिप ऑपरेशन परफॉर्म कराया है। स्टेटमेंट में मैंने लिखा है सुहेल इन डिक्ट1। क्या सुहेल डिक्ट1 में प्रेजेंट है? तो आप देख सकते हैं कि डिक्शनरी में हमने एक की बनाई हुई है सुहेल के नेम से, तो प्रेजेंट टाइम पे सुहेल डिक्ट1 में प्रेजेंट है, तो इसीलिए रिटर्न होगा ट्रू। सेकंड ऑपरेटर है नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन भी एक मेंबरशिप ऑपरेटर है और ये चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर की डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर की डिक्शनरी में प्रेजेंट होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज़ ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है डिक्ट1 का, और इसमें हमने कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। देन हम इस पे नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है सुहेल नॉट इन डिक्ट1, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे सुहेल की हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है, और अगर कोई पर्टिकुलर की लिस्ट में प्रेजेंट होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए इन दोनों ही ऑपरेशंस को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेंबरशिप ऑपरेशंस को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए मैंने एक डिक्शनरी पहले से क्रिएट की हुई है और इसमें मैंने 4 एलिमेंट्स लिए हुए हैं। तो पाइथन में 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन एंड नॉट इन। सबसे पहले हम इन ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं। इसके लिए मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ सुहेल, जो कि हमारी एक की है डिक्शनरी में। देन मैंने लिया है इन ऑपरेटर, देन मैंने दिया है अपनी डिक्शनरी का नेम जो कि प्रेजेंट टाइम पे डिक्ट
1 है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा स्टूडेंट्स तो हमारे सामने रिटर्न होगा ट्रू। ये स्टेटमेंट चेक करेगा कि क्या ये सुहेल की प्रेजेंट टाइम पे डिक्ट 1 में प्रेजेंट है। तो क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे सुहेल की हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो इसलिए रिटर्न होगा ट्रू। अब हम एक ऐसी की का यूज़ करके देखते हैं जो कि हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है। मैंने दिया है सैम इन डिक्ट 1 कि क्या सैम की हमारी डिक्ट 1 में यानी हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अब हम यूज़ करके देखते हैं नॉट इन ऑपरेटर का। इसके लिए हम सेम वही एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने लिखा है सुहेल नॉट इन डिक्ट 1, तो यहाँ पे रिटर्न होगा फॉल्स क्योंकि ये जस्ट इन ऑपरेटर के अपोजिट वर्क करता है। अगर कोई की डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो प्रेजेंट टाइम पे सुहेल डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो इसलिए इसने रिटर्न किया है फॉल्स। देन मैं नेक्स्ट एग्जांपल देख रही हूँ। मैंने लिखा है सैम नॉट इन डिक्ट 1, तो प्रेजेंट टाइम पे सैम हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये रिटर्न करेगा ट्रू। नेक्स्ट टॉपिक है डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मीनिंग होता है चेंजेबल, यानी डिक्शनरीज को क्रिएट करने के बाद हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और जब हम डिक्शनरीज में चेंजेस करते हैं तो उनकी जो मेमोरी लोकेशन होती है यानी जो उनका मेमोरी एड्रेस होता है वो चेंज करने के बाद भी सेम ही रहता है। यही कॉन्सेप्ट होता है म्यूटेबल का। डिक्शनरीज को चेंज करने के लिए जब हम डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद उसमें चेंजेस करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन होते हैं कि हम उसमें दो तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है आपके पास एडिंग अ न्यू आइटम, यानी डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद आप उसमें किसी भी न्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं। एंड सेकंड है हमारा मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम, यानी आपने डिक्शनरी क्रिएट की हुई है, उसमें कोई आइटम एग्जिस्ट करता है और अब आप किसी एग्जिस्टिंग आइटम में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। चलिए इन दोनों को ही हम प्रैक्टिकली समझते हैं जिससे ये हमें और ज़्यादा क्लियर होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जो डिक्शनरीज होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डिक्शनरी क्रिएट की हुई है जिसमें हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। अब हम इस डिक्शनरी की आईडी चेक कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे इसकी लोकेशन मेमोरी में क्या है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसकी लोकेशन 35715712 है प्रेजेंट टाइम पे। तो म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट यही होता है कि डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, और जब हम उसमें चेंजेस करेंगे तो जो उसकी आईडी होगी, जो उसकी मेमोरी लोकेशन होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो डिक्शनरी में म्यूटेबल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम कोई न्यू एलिमेंट डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, या फिर हम प्रेजेंट टाइम पे जो भी डिक्शनरी के एलिमेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं, उनमें भी चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें एलिमेंट्स आपको ऐड करके दिखाती हूँ। तो मैंने लिखा है डिक्ट 1 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एक की देंगे जो कि मैंने प्रेजेंट टाइम पे दिया है सैम। देन इक्वल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इस की के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू देंगे जो कि मैंने दी है 88। आप जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो ये वाला आइटम हमारी डिक्शनरी में ऐड हो चुका होगा। चलिए डिक्शनरी को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड हो चुका है जो कि ये वाला है। अब हम इस डिक्शनरी की आईडी चेक करके देखते हैं। मैंने दिया है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अभी भी हमारी जो आईडी है डिक्ट 1 की वो अभी भी सेम है। अब हम देखते हैं जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को चेंज करके। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट देंगे डिक्ट 1, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम देंगे अपनी
की, जो कि मैं दे रही हूँ राम, देन मैंने इक्वल लिखा है और यहाँ पे मैंने दे दिया है 91। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखते हैं। मैंने दिया है प्रिंट dict1 और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो राम है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है। पहले वो 89 थी और अब वो 91 है। तो हम डिक्शनरी में न्यू एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम इस डिक्शनरी की आईडी को चेक करके देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे इसकी आईडी यानी इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अभी भी इसकी आईडी चेंज नहीं हुई है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है म्यूटेबल का। डिक्शनरी इसीलिए म्यूटेबल होती है कि अगर हम डिक्शनरी में कोई भी चेंजेस करते हैं तो पहली बात तो चेंजेस पॉसिबल हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस करने के बाद जो हमारी आईडी होंगी वो एज इट इज़ रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी। ट्रैवर्सिंग का मीनिंग होता है डिक्शनरी के ईच एंड एवरी आइटम को एक्सेस करना और उसको प्रोसेस करना। स्टूडेंट्स, पाइथन में डिक्शनरी की ट्रैवर्सिंग के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। दोनों ही मेथड में हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ट्रैवर्सिंग को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए मैंने एक डिक्शनरी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। अब इस पर ट्रैवर्सिंग करने के लिए यानी इसके ईच एंड एवरी आइटम को एक्सेस करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा है फॉर, ये हमारा लूप है। देन मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है कि ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं। देन मैंने दिया है इन, ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, आपको पता है। देन मैंने दिया है dict1 जो कि हमारी डिक्शनरी का नेम है। देन मैंने कॉलन का यूज़ किया है। देन हम प्रिंट करा रहे हैं किसको, सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे की को, यानी इस वाली की को हम प्रिंट करा रहे हैं। देन मैंने दिया है कॉलन। देन मैंने दिया है dict1 जो कि हमारी डिक्शनरी का नेम है और हम प्रिंट करा रहे हैं की को। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सामने डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो गए हैं। चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर लूप है, ये हमारा वेरिएबल है, ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी दे सकते हैं। इन हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है और dict1 हमारी डिक्शनरी का नेम है। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में देखते हैं कि हमने क्या क्या कैसे कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा है की। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे जो dict1 है इसकी प्रेजेंट टाइम पे जो भी की होगी, यानी प्रेजेंट टाइम पे जो सबसे पहली की है जो कि प्रेजेंट टाइम पे मोहन है, वो की में स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है की को, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे सामने डिस्प्ले होगा मोहन। देन हमने कॉलन का यूज़ किया हुआ है, ये कॉलन इस वाले कॉलन को डिस्प्ले करेगा। देन हमने क्या दिया हुआ है, देन हमने लिखा है कि dict1 की इस की पे यानी इस की पे जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले हो। अगर हम किसी की वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तब हमें इस तरीके से उसको लिखना होता है dict1 और हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिखेंगे। जैसे हम इसका यूज़ करेंगे तो इस की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे की क्या रिप्रेजेंट करेगा, की प्रेजेंट टाइम पे जो भी आपकी की इसमें स्टोर होगी उस की को डिस्प्ले करेगा। देन ये वाला कॉलन इस कॉलन को डिस्प्ले करेगा और देन इस की पे जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने ये लिखा हुआ है। तो इसका यूज़ करके हम प्रेजेंट टाइम पे इसको डिस्प्ले करा रहे हैं। देन हमारा लूप सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे इस dict1 में इस dict1 से नेक्स्ट की जो कि प्रेजेंट टाइम पे राम है वो की में स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट कराएंगे तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा राम। देन ये कॉलन डिस्प्ले होगा। देन राम की के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है जो कि प्रेजेंट टाइम पे 89 है वो डिस्प्ले हो जाएगी। देन ऐसे ही dict1 का जो भी थर्ड की है जो कि प्रेजेंट टाइम पे सुहेल है वो की में स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे आप उसको प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे वो प्रिंट हो गई है। देन कॉलन प्रिंट हो जाएगा और देन
इस सुहेल की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो कि प्रेजेंट टाइम पे 92 है वो डिस्प्ले हो जाएगी। देन ऐसे ही आपका जो फोर्थ की है वो डिक्ट 1 की फोर्थ की में स्टोर हो जाएगी। आप उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे। देन आप कॉलन डिस्प्ले कराएंगे और देन की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो कि प्रेजेंट टाइम पे 85 है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप फॉर लूप का यूज़ करके ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारा, मैंने लिखा है फॉर की, ये एक वेरिएबल है। देन मैंने लिखा है वैल्यू, ये भी एक वेरिएबल है। इन डिक्ट 1 डॉट आइटम्स, और देन हमने प्रिंट कराया है की कॉमा कॉलन कॉमा वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये वाला फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, की एंड वैल्यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कुछ भी दे सकते हैं नेम। देन वही हमारा इन मेंबरशिप ऑपरेटर है। देन हमने डिक्ट 1 पे आइटम्स फंक्शन का यूज़ किया है। ये आइटम्स फंक्शन क्या करता है, डिक्शनरी में जो आइटम है यानी जो की वैल्यू पेयर होता है उसको फेच करता है। तो प्रेजेंट टाइम पे ये फेच करेगा मोहन एंड 95 को। तो जो हमारी ये की होगी मोहन, उसको ये स्टोर करेगा इस की में, और जो उसकी वैल्यू है 95 उसको ये स्टोर करेगा वैल्यू में। तो इसने प्रेजेंट टाइम पे ये वाला पेयर की वैल्यू पेयर इसने उठा लिया है और इसमें असाइन कर दिया है। बस हमने प्रिंट स्टेटमेंट में इन दोनों को प्रिंट कराया है। तो प्रेजेंट टाइम पे की वैल्यू है मोहन, तो मोहन प्रिंट हो जाएगी। देन हमने ये कॉलन का यूज़ किया है, ये कॉलन इस वाले कॉलन को डिस्प्ले करेगा। देन यहाँ पे जो वैल्यू है वो इस वाले वैल्यू की जो भी वैल्यू होगी जो कि प्रेजेंट टाइम पे 95 है वो डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम फिर से हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा और इस डिक्ट 1 का सेकंड आइटम जो कि प्रेजेंट टाइम पे राम एंड 89 है वो फैच होगा और की हमारी स्टोर हो जाएगी इसमें और वैल्यू स्टोर हो जाएगी इसमें। देन हमने की और वैल्यू को प्रिंट करा लिया है। देन थर्ड टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा और डिक्ट 1 का थर्ड आइटम जो कि सुहेल और 92 है वो फैच होगा और वो स्टोर हो जाएगा की में और वैल्यू में। की में हमारा सुहेल स्टोर हो जाएगा और वैल्यू में 92 स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने दोनों को डिस्प्ले करा लिया है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट टाइम हमारा फोर्थ एलिमेंट संगीता और ये 85 स्टोर हो जाएगा की में और वैल्यूज़ में रेस्पेक्टिवली, और देन हम इनको प्रिंट करा लेंगे। तो इस तरीके से आप इन दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ करके अपनी डिक्शनरी को ट्रैवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। स्टूडेंट्स, डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। डिक्शनरी के एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट है डेल कमांड और सेकंड है पॉप फंक्शन। चलिए पहला मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा डेल कमांड। डेल कमांड का यूज़ करके हम डिक्शनरी के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं डेल, देन हम अपनी डिक्शनरी का नेम देंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम की देंगे जिस की के एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की हुई है D1 और इसमें मैंने वॉवल्स को स्टोर कराया हुआ है। देन मैंने स्टेटमेंट लिखा है डेल D1 और की मैंने दी है 2। तो जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, सेकंड यानी कि जो हमारी 2 की है उस पे जो भी एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा जो कि प्रेजेंट टाइम पे ई है। चलिए सेकंड है हमारा पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का यूज़ भी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ही किया जाता है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपनी डिक्शनरी का नेम देंगे, देन हम पॉप फंक्शन लगाएंगे और देन हम पैरेंथेसिस के अंदर उस की को लिखेंगे जिसके एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने सेम डिक्शनरी ली हुई है जो कि हमने अभी डेल कमांड के लिए यूज़ की थी। देन
हमने लिखा है D1 डॉट पॉप और स्क्वायर ब्रैकेट के पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे 2, यानी कि जो हमारी 2 की है उस पर जो भी एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिलीट ऑपरेशन को प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम यूज़ देखेंगे कि हम कैसे del कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ D1 और इसमें मैं वैल्यूज़ दे रही हूँ, यानी मैं आइटम्स दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने आइटम दिया है 1 और इसकी वैल्यू है A, देन 2 E I O and fifth is U। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वोवेल की एक डिक्शनरी क्रिएट की है। अब हम एंटर की प्रेस करेंगे, हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके किसी एलिमेंट को डिलीट करके देखते हैं। इसके लिए मैंने अपनी del कमांड दी है और हम यहाँ पे देंगे अपनी डिक्शनरी का नेम और देन हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की को लिखेंगे। उस की को लिखेंगे जिस की के एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं। मैंने लिखा है 2। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे हमारा ये वाला एलिमेंट डिलीट हो चुका होगा। चलिए डिक्शनरी को प्रिंट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट हमारा इस डिक्शनरी में नहीं है, यानी एलिमेंट हमारा डिलीट हो चुका है। अब हम सेकंड मेथड का यूज़ करते हैं जो कि हमारा पॉप फंक्शन है। इसके लिए हम देंगे अपने डिक्शनरी का नेम D1 डॉट पॉप और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के अंदर देंगे की का नेम, यानी वो की हम लिखेंगे जिस एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो इस ऑपरेशन के बाद हमारा ये वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम पॉप फंक्शन का यूज़ करके डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो इस की पे जो वैल्यू है, यानी जिस वैल्यू को ये ऑपरेशन डिलीट कर रहा है, ये उसको रिटर्न भी करता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सामने आई डिस्प्ले हुआ है, यानी पॉप फंक्शन बता रहा है कि इसने आई वैल्यू को डिलीट कर दिया है। अब हम अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करके देखते हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारा ये वाला एलिमेंट भी डिक्शनरी से नेक्स्ट टॉपिक है प्रीटी प्रिंटिंग अ डिक्शनरी। स्टूडेंट्स, आपने डिक्शनरी क्रिएट करना सीख लिया है, आपने डिक्शनरी को प्रिंट करना भी सीख लिया है। जब हम डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो डिक्शनरी होती है वो की वैल्यू के पेयर में डिस्प्ले होती है और जो आइटम्स होते हैं वो वन आफ्टर अनदर प्रिंट होते हुए चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारी डिक्शनरी बहुत छोटी है तब तो हमारी जो डिक्शनरी होगी, जब हम डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे वो ईजिली रीडेबल होती है। लेकिन अगर हमारी डिक्शनरी बहुत ज़्यादा बड़ी है तब हम डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो वो ईजिली रीडेबल नहीं होगी। अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हम पाइथन में प्रीटी प्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। जब हम प्रीटी प्रिंटिंग का यूज़ करके डिक्शनरी को प्रिंट कराते हैं तो वो ईजिली रीडेबल होती है। चलिए इसको देखते हैं कि हम कैसे प्रीटी प्रिंटिंग करा सकते हैं। पाइथन में प्रीटी प्रिंटिंग के लिए जेसन मॉड्यूल का यूज़ होता है और जेसन मॉड्यूल के टर्म्स फंक्शन का यूज़ होता है। जेसन की फुल फॉर्म होती है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है जो कि पाइथन के ऑब्जेक्ट को एनकोड करता है जेसन स्ट्रिंग में और जेसन स्ट्रिंग को डिकोड करता है पाइथन के ऑब्जेक्ट में। जब हम प्रीटी प्रिंटिंग का यूज़ करते हैं तब हम इसके डम्प्स फंक्शन का यूज़ करते हैं और हम जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है मैंने इंपोर्ट जेसन। इसमें हमने जेसन मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराया हुआ है। देन हमने डिक्शनरी क्रिएट की है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी डिक्शनरी का नेम एक्स दिया है।
देन हमने लास्ट स्टेटमेंट में अपनी डिक्शनरी को प्रिंट कराया है बाय यूजिंग जेसन मॉड्यूल एंड डम्प्स फंक्शन। यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है प्रिंट जेसन डॉट डम्प्स। यहाँ पे जेसन हमारा मॉड्यूल है और डम्प्स उसका फंक्शन है। देन पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा है एक्स, ये एक्स हमारी डिक्शनरी है जिसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं। देन हमने कॉमा लगा के इंडेंट इक्वल टू 4 दिया है। यहाँ पे इंडेंट का मतलब है स्टूडेंट्स की जब हमारी डिक्शनरी प्रिंट होगी तो उसमें स्टार्टिंग से कितने की गैप होगी, तो वही जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, उसी को हम इंडेंट बोलते हैं। तो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो ये हमें टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम प्रीटी प्रिंटिंग को थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा है इंपोर्ट जेसन। ये स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट करेगा। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम पहले से ही बना के रखा है क्योंकि हमें सिर्फ प्रीटी प्रिंटिंग देखनी थी, हमें प्रोग्राम नहीं देखना था। तो देखते हैं, हमने इसमें पहले एक डिक्शनरी 1 क्रिएट की हुई है, मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं। देन इस डिक्शनरी को प्रिंट कराने के लिए मैंने जेसन मॉड्यूल का यूज़ किया है। तो देख लेते हैं कैसे हम जेसन मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है जेसन, ये हमारे मॉड्यूल का नेम है। देन मैंने लिखा है डम्प्स, ये एक फंक्शन है जो कि जेसन मॉड्यूल का होता है। देन पैरेंथेसिस के अंदर हमने अपने डिक्शनरी का नेम दिया है जो कि प्रेजेंट टाइम पे डिक्ट 1 है। देन हमने यहाँ पे इंडेंटेशन दिया है, दैट इज़ इंडेंट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारी जो स्पेसिंग होगी वो 5 की होगी। देन मैंने एक और डिक्शनरी क्रिएट की हुई है एक्स, और इसमें हमने बहुत ही सारे एलिमेंट्स को लिया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा पेयर होगा नेम जॉन, देन एज 30, मैरिड ट्रू, डाइवोर्स्ड फॉल्स, चिल्ड्रन। आप देख सकते हैं कि जो हमारी चिल्ड्रन की है इसमें हमने जो वैल्यू ली हुई है वो एक टपल है जिसमें हमारे 2 एलिमेंट्स हैं एंड बिली। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है पेट्स। नेक्स्ट हमने एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें हमने की ली हुई है कार, और इसमें जो वैल्यू है आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट में हमारे 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है और सेकंड एलिमेंट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। और आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे ये दोनों ही एलिमेंट्स हैं ये खुद में एक डिक्शनरी हैं। तो हम एक डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। जब हम एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो हम इसे डिक्शनरी की नेस्टिंग बोलते हैं। तो जो हमारी ये फर्स्ट डिक्शनरी है जो कि कार की ही एक वैल्यू है, उसके अंदर जो हमने डिक्शनरी क्रिएट की हुई है उसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये मॉडल हमारी की होगी और देन ये BMW 230 इसकी वैल्यू होगी। देन हमने एक और एलिमेंट लिया हुआ है MPG और इसकी हमने वैल्यू दी हुई है 27.5। इसी तरीके से यहाँ पे एक और एलिमेंट दिया हुआ है जो कि एक डिक्शनरी है और इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डिक्शनरी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, अगर ये रेगुलर वे में प्रिंट होगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हमने कौन सी वैल्यू कहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो इसको प्रिंट करने के लिए हम जेसन मॉड्यूल के डम्प्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो कैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, देन हम अपना जेसन मॉड्यूल देंगे, देन हम डम्प्स फंक्शन का यूज़ करेंगे और डम्प्स फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी डिक्शनरी का नेम देंगे और देन हम लिखेंगे इंडेंट इक्वल टू 2, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेंटेशन 2 का दिया है। तो स्टूडेंट्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये 2 का दें, 5 का दें, आपको जितनी भी स्पेसिंग देनी है आप दे सकते हैं। मैंने 2 एग्जांपल्स इसीलिए लिए हुए हैं जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि 5 और ये 2 इंडेंट में डिफरेंस क्या होगा। और देन मैंने दिया हुआ है प्रिंट एक्स। यहाँ पे हमने रेगुलर वे में डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखा है कि अभी तक हम जो प्रिंट कराते हुए आए हैं, जो हमने प्रिंटिंग देखी है अभी तक, उसमें और जेसन फंक्शन में क्या डिफरेंस होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। मैंने दिया है F5 और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमें आउटपुट मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारी ये वाली डिक्शनरी प्रिंट हुई है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये किस तरीके से प्रिंट हो रही है। पहले की आएगी, देन आपके सामने वैल्यू आएगी, देन नेक्स्ट की, देन नेक्स्ट वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि ये इजीली रीडेबल है। देन हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया था इस वाले डिक्शनरी के लिए, एक्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो ये एक्स डिक्शनरी है ये भी आपके सामने प्रिंट हो चुकी है यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिंट हुई है और ईजिली रीडेबल है। नेक्स्ट मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी ये एक्स डिक्शनरी है इसको हम रेगुलर वे में प्रिंट करा रहे थे विदाउट डम्प्स फंक्शन। तो जब हम इसको विदाउट डम्प्स फंक्शन यानी रेगुलर वे में प्रिंट कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह प्रिंट करने में और इस तरह प्रिंट करने में काफ़ी डिफरेंस है। ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसमें आपको जो की और वैल्यूज़ हैं उनको बहुत देखना पड़ेगा कि कौन सी की है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो इंडेंट दिया था इस वाले डिक्शनरी के लिए वो हमने दिया था 5 और इस वाले डिक्शनरी के लिए हमने जो इंडेंट दिया था वो हमने दिया था 2। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने इंडेंट 5 दिया था तो यहाँ पे स्पेसिंग 5 की आई है, यानी यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स का स्पेस है। और जब हमने 2 दिया था तो यहाँ से यहाँ तक जो ये स्पेसिंग है ये 2 कैरेक्टर्स की है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो भी यहाँ पे इंडेंट की वैल्यू देंगे हमें स्पेसिंग उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। आई होप कि अब आपको प्रीटी प्रिंटिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ डिक्शनरी ऑड ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10 वेयर द कीज इज द डेसिमल नंबर एंड द वैल्यू इज द कोरस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड्स। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसका नेम होगा ऑड, और उसमें आप जो एलिमेंट्स लेंगे वो 1 से 10 तक के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनको लेंगे। और इसमें आपको की क्या देनी है कि आपको डेसिमल नंबर्स देने हैं और इनकी वैल्यूज़ आपको कोरस्पॉन्डिंग वर्ड्स देने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑड यहाँ पे हमारी डिक्शनरी होगी। देन हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसके एलिमेंट्स को लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एलिमेंट दिया है 1.one1, यानी यहाँ पे 1 हमारी की होगी और one उसकी वैल्यू होगी। देन हमारा सेकंड एलिमेंट है 3 और हमने इसकी हमारी सेकंड की है 3 और इसकी वैल्यू है THREE3। देन हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, एलिमेंट की है 5 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है FIVE5। तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से और डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, और जब हम इस और डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो हमारे सामने ये डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्प्ले द कीज इन डिक्शनरी ऑड। यहाँ पे आपको जो आपने और डिक्शनरी क्रिएट की है उससे आपको कीज़ को डिस्प्ले करना है। ये अभी हम पहले ही देख चुके हैं। अगर हमें किसी डिक्शनरी से सिर्फ कीज़ को एक्सेस करना है तो इसके लिए हम कीज़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे ऑड, ये हमारी डिक्शनरी का नेम है, डॉट कीज़ ये हमारा फंक्शन है। जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ऑड डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ होंगी वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले द वैल्यूज़ इन डिक्शनरी ऑड। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमारी ऑड डिक्शनरी है उसमें से आपको वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। ये भी हम देख चुके हैं। अगर हमें किसी डिक्शनरी से वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो हम उसके लिए वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है ऑड डॉट वैल्यूज़, ऑड हमारी की है और वैल्यूज़ यहाँ पे फंक्शन है। जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे ऑड डिक्शनरी में जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। आप देख सकते हैं हमारे सामने डिस्प्ले हो गया है 1, 3, 5, 7 एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले द आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी ऑड। इसमें हमें क्या करना है, जो हमने ऑड नाम की डिक्शनरी बनाई है उसके आइटम्स को एक्सेस करना है। अगर हम किसी डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आइटम्स फंक्शन होता है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है ऑड डॉट आइटम्स और यहाँ पे आइटम्स हमारा फंक्शन का नेम है। जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ऑड डिक्शनरी में जितने भी आइटम्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आइटम्स डिस्प्ले हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी ऑड। जो हमने ऑड डिक्शनरी बनाई है उसकी लेंथ निकालनी है। इसके लिए लेंथ फंक्शन का यूज़ किया जाता है। हम लिखेंगे लेन और देन पैरेंथेसिस के अंदर हम डिक्शनरी का नेम लिखेंगे। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा डिक्शनरी की लेंथ आ जाएगी जो कि प्रेजेंट टाइम पे 5 है, क्योंकि डिक्शनरी में प्रेजेंट टाइम पे 5 एलिमेंट्स स्टोर कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक इफ 7 इज प्रेजेंट और नॉट इन डिक्शनरी ऑड। हमें चेक करना है कि क्या 7
प्रेजेंट टाइम पे हमारी डिक्शनरी जो हमने और डिक्शनरी बनाई है उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। इसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। हमने लिखा है 7 इन ऑड, क्या 7 और डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट टाइम पे 7 और डिक्शनरी में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक इफ़ 2 इज़ प्रेजेंट और नॉट इन डिक्शनरी ऑड। यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या 2 प्रेजेंट टाइम पे ऑड डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे 2 इन ऑड, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स क्योंकि 2 प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है रिट्रीव द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू की 9। तो यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स की जो हमारी की 9 है उस पे जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको हमें रिट्रीव करना है। इसके लिए हम गेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे ऑड डॉट गेट 9, 9 यहाँ पे हमारी की है। जैसे ही हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे 9 की जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है जो कि प्रेजेंट टाइम पे NINE है वो डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीट द आइटम फ्रॉम डिक्शनरी कॉरस्पॉन्डिंग टू द की 9 ऑड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें डेल फंक्शन का यूज़ करना है, डेल स्टेटमेंट का यूज़ करना है। डेल स्टेटमेंट का यूज़ करके हमें उस उस वैल्यू को डिलीट करना है जो कि की 9 को बिलोंग करती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे डेल, देन हम अपनी डिक्शनरी का नेम देंगे और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोरस्पॉन्डिंग की लिखेंगे जिसकी वैल्यू को हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे हमारा जो एलिमेंट होगा वो डिलीट हो चुका होगा। अब जब आप डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखेंगे स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे कि इसमें से जो हमारा लास्ट एलिमेंट था जो कि 9 और NINE के पेयर में था वो डिलीट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिक्शनरी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।